हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। आज हम लोग यहाँ पे है एक नया सीए इंटर का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम एडवांस अकाउंटेंसी। यस, एडवांस अकाउंटिंग से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो नया टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यस, वो नया टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सर क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? इंटरनल बाद में समझते हैं, पहले ये तो समझे कि एग्जैक्टली रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता क्या है। इंटरनल अपने को बाद में समझ में आएगा, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर कुछ होता है, बट ये तो समझो कि पहले रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन? अगर मैं बात बोलूं रिकंस्ट्रक्शन का, मैं जनरल के हिसाब से बात कर रहा हूं, बुक्स में क्या लिखा है वो छोड़ दो। जनरली क्या होना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग, वो हम लोग देखते हैं। Which was built already, which was already built, ये ऐसा आना चाहिए ना। ठीक है, ओके, तो बोल रहे हो तो मैं करेक्शन कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Which was already built now destroyed need to be rebuilt. Which was already built, now destroyed and need to be rebuilt. देखो ये रिकंस्ट्रक्शन है। मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं बोला, मैंने क्या बोला? रिकंस्ट्रक्शन। देखो समझ के लो कि कंपनी एक्ट ने क्यों रिकंस्ट्रक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बिल्डिंग बांध दिया, वो कंस्ट्रक्शन हुआ, बट वो बिल्डिंग गिर गया और हमने फिर से बिल्डिंग बांधा, वो रिकंस्ट्रक्शन हुआ। वो क्या हुआ? रिकंस्ट्रक्शन। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम लोग तो रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये पहले से ही बना हुआ था, बीच में कुछ मस्ती हो गया तो वो गिर गया, तो पहले से बना हुआ था, इसके ऊपर अपना डिस्कशन ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं गिर गया है, अब जाके उसको फिर से रिबिल्ड करना है, हमको फिर से बांधना है, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। लोग है ना सीधा घुस पड़ते हैं एक्ट में, ये वो लिखा है रिकंस्ट्रक्शन, वो लिखा है। अरे बट एक्चुअली लॉजिक तो लगाओ कि ये ओरिजिनेट कैसे हुआ कंसेप्ट। तो इट्स ओरिजिनेशन वाज फ्रॉम हियर, अ सिंपल एग्जांपल व्हिच इज आउट ऑफ द सिलेबस। मैंने कुछ ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, वो अब डिस्ट्रॉयड हो गया है और मुझे फिर से उसको बांधना है, दैट इज अ रिकंस्ट्रक्शन। अब मैं इसी को अपने टॉपिक से रिलेट करता हूं, कंपनी से रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने कंपनी बांधा हुआ था, उसके बारे में मेरा बात ही नहीं है, वो कंपनी पूरी तरह अब नीचे गिर गया है। अब मुझे इस कंपनी को ऊपर उठाना है, अब मुझे उस कंपनी को ऊपर लेके आना है, ऊपर लेके आना है। जो कंपनी मर चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है, अब मुझे उस कंपनी को फिर से रिकैप करना है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, और उसके लिए मुझे अपॉइंट किया गया है, दैट इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन। और क्योंकि ये कंपनी के अंदर का मैटर है, क्योंकि कंपनी अंदर के लोगों से बात करके इसको वापस रीगेन करेगा, उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कंपनी बाहर किसी आदमी के पास जाने वाला नहीं है, कंपनी अपने ही आदमी से मिलके, अपने ही आदमियों के साथ मिलकर रिकंस्ट्रक्शन की तैयारी करेगा, तो होता क्या है, एक एग्जाम्पल लेते और इसमें समझते हैं कि सर फिर से रिकंस्ट्रक्ट कंपनी का कैसे किया जा सकता है। फिर से कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन सर कैसे करने का, जो कंपनी ऑलरेडी खत्म हो गया है। सर मैंने एक बिल्डिंग बांधा, वो बिल्डिंग
ध्वस्त हो गया, नीचे गिर गया, सर मैं फिर से बिल्डिंग बांधने के इसमें नहीं हूं सर, तो मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, मैं जाके वो प्रोजेक्ट किसी और बिल्डर को बेच दूं। है ऐसा प्रोजेक्ट? ऐसा भी कर सकते, बट नहीं, कंपनी बोल रहा है या बिल्डर खुद बोल रहा है, नहीं यार, जो भी हो मैं फिर से इस बिल्डिंग को बांधूंगा और फिर से एक मशाल साबित करूंगा इस दुनिया में कि देखो देखो मैंने कर दिखाया, मैं फिर से इस बिल्डिंग को बांध दिखाया। तो अभी इसको हम लोग कंपनी के लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो कंपनी अभी रिकंस्ट्रक्ट करने वाला है। चलो हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, कंपनी फिर से कैसा रिकंस्ट्रक्ट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी हाउ द कंपनी विल गेट रिकंस्ट्रक्टेड। याद रखना, ये रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रहा है इंटरनली, मतलब कंपनी ने बोल दिया है कि हम लोग इंटरनली मिलके अपने लोगों से बात करके हम लोग फिर से कंपनी को खड़ा करेंगे। तो कैसे खड़ा करेंगे सर बात को? सर कैसे खड़ा करेंगे अपने कंपनी को? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टेक एन एग्जांपल ऑफ सेव मी लिमिटेड। सेव मी लिमिटेड, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेव मी लिमिटेड से रिलेटेड टॉपिक। सेव मी लिमिटेड करके कंपनी है। अब इस कंपनी में इंटरनली बहुत प्रॉब्लम चालू है, मतलब कंपनी का सेल्स पूरी तरह कम हो गया है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट में असेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे ह्यूज बैलेंस है, कंपनी के असेट्स का ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड चालू है, मतलब कंपनी बराबर से ऑपरेट नहीं कर रहा, सेल्स नहीं हो रहा, इनकम नहीं हो रहा, और कंपनी सिंस मेनी इयर्स लॉस ही कमा रहा है। और कुछ रीजन मैंने जो लिस्ट किए बोर्ड पे, कंपनी का सेल्स नहीं हो रहा है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर खराब है, ऑप्टिमम नहीं है, कंपनी का असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यूजलेस इनटेंजिबल अकाउंट दिख रहा है, यूजलेस इनटेंजिबल असेट दिख रहा है। यूजलेस मतलब इसका कुछ यूज ही नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे टाइम। इसीलिए सेव मी लिमिटेड का मैंने आपको पूरा बायोग्राफी बता दिया। ये सेव मी लिमिटेड का प्रोफाइल है, इस तरह सेव मी लिमिटेड चल रहा है। एक टाइम था कि सेव मी लिमिटेड अच्छा काम कर रहा था, आज सेव मी लिमिटेड के पास ये सेव मी लिमिटेड जो ऑलरेडी बिल्ड था, आज वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुका है। कंपनी को सरवाइव करने प्रॉब्लम हो रहा है, अचानक से सेव मी लिमिटेड के अचानक से कंपनी को सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन लोग मिले, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया कि चलो यार मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ तो फैसला लेते हैं, ये कंपनी से रिलेटेड सेव मी लिमिटेड का कुछ तो फैसला लेते हैं, कुछ तो फैसला करना पड़ेगा सेव मी लिमिटेड का। अब दो ही ऑप्शन है, या तो कंपनी को बेच दे, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गया, सब लोग बैठे हुए, चेयरमैन बैठा है, मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि अपने पास दो ही ऑप्शन है, या तो कंपनी को बंद करें या तो कंपनी को बेच दे, क्योंकि वैसे भी कंपनी बंद होने के कगार पे तो आ ही गया। तो अपने पास दो ही ऑप्शन है मिस्टर चेयरमैन एंड ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने पास दो ही ऑप्शन है, आइदर वी हैव टू सेल द बिजनेस टू द प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, या तो सेव मी लिमिटेड एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी को बेच देते, या तो चुपचाप से बंद कर दे और अपने अपने घर पे जाते। चेयरमैन वॉज अ पॉजिटिव पर्सन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का पर्सन है। चेयरमैन ने बोला नहीं मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, वी विल नॉट सेल द बिजनेस नॉर वी विल क्लोज द बिजनेस, ना ही हम लोग बिजनेस बंद करेंगे और ना ही हम लोग बिजनेस को बेचेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला तो क्या करेंगे? चेयरमैन ने बोला हम ये बिजनेस को फिर से तैयार करेंगे,
हम ये बिजनेस को फिर से रेडी करेंगे, हम ये बिजनेस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर बोला सर कैसे करेंगे? चेयरमैन ने बोला इसीलिए तो मैं आप सबको यहां पे बुलाया हूं, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं यहां पे बुलाया हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक जन एक सजेशन दे। इतना तो दिमाग में याद रखें कि ना ही हमको बेचना है, ना ही हमको बिजनेस बंद करना है, हमको बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करना है। मैं चाहता हूं कि यही बिजनेस फिर से चालू हो जाए। मुझे बिजनेस को फिर से चालू करना है, बंद नहीं करना। यही बिजनेस को मुझे चालू करना है। उसमें से एक ब्रिलियंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खड़ा हुआ और बोला कि सर अगर मेरी भी यही इच्छा है, कि हम सबकी यही इच्छा है कि ये बिजनेस को हम लोग फिर से खड़ा करें, बट सर इस बिजनेस को खड़ा करने का एक ही तरीका है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का एक ही तरीका है। जितने भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस असेट साइड में दिख रहा है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। अपने बैलेंस शीट के असेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है उसको हम लोग समाप्त कर देते हैं। अपने प्रॉफिट एंड अपने असेट साइड में जो यूजलेस इंटेंजिबल दिख रहा है उसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं। तो हम लोग की कंपनी वैसे भी प्रॉफिटेबल में आ ही जाएगी, एटलीस्ट पार पे तो आ ही जाएगी। उसमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाके खड़ा होकर बोलता है अरे हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, आपको पता नहीं अकाउंट के रूल? डोंट यू नो द अकाउंटिंग रूल? What accounting rule says? In order to write off any losses, you need a profit. अरे आपको लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए मिस्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप बोल रहे हो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करोगे, आप बोल रहे हो कि इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करोगे। अच्छा राइट ऑफ करो, अरे बार राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट होना चाहिए और अपने पास तो प्रॉफिट है ही नहीं, इसीलिए तो हम लोग यहां पे बैठे। मिस्टर ब्रिलियंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थोड़ा ना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, कैसे आप बात करते हो, थोड़ा ना कॉमन सेंस यूज करो। बिजनेस को खड़ा करने के लिए लॉसेस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, अरे पर अपने पास तो वो छोड़, अपने पास तो कैपिटल रिजर्व भी कुछ नहीं है, सिंपल। अरे अपने पास एक प्रॉफिट का पैसा नहीं है और तू बोल रिजर्व था वो सब तो खत्म हो गया बिजनेस के सर्वाइवल को करने के चक्कर में। अब अपने पास प्रॉफिट नहीं है तो ऐसा कुछ रास्ता बता, या नहीं बताया तो चुपचाप से बैठ, फालतू में कुछ भी मत बोल कि राइट ऑफ करो प्रॉफिट एंड लॉस को, इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करो, उसको राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट चाहिए। मिस्टर ब्रिलियंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला मिस्टर डायरेक्टर्स अब बैठो, थोड़ा मेरा बोलने का मतलब समझो। मैं मानता हूं कि इसको राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट का जरूरत है, मैं मानता हूं कि अपनी कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं मानता हूं कि अपनी कंपनी प्रॉफिट में कमजोर है, प्रॉफिट नहीं है, बट आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें, आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जब अपने पास प्रॉफिट नहीं है देन वी शुड क्रिएट द प्रॉफिट। सब लोग चौकन्ना हुए, हाँ प्रॉफिट नहीं और प्रॉफिट क्रिएट करो। ब्रिलियंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला यस योर हाइनेस, यस, if we don't have any profit we need to create the profit। माना कि अपने पास प्रॉफिट नहीं है, नहीं अपने पास प्रॉफिट, माना क्या अपने पास प्रॉफिट ही नहीं, मानने का क्या उसमें। जब अपने पास प्रॉफिट ही नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट को क्रिएट करेंगे, मतलब हम लोग प्रॉफिट को जनरेट करेंगे। फिर से वो उतावला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलता है अरे प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए दिख रहा, प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए सेल करना पड़ता है, उस सेल करने के लिए एक्सपेंस करना पड़ता है, उन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट आता है। अपना सेल ही नहीं हो रहा है, हम तो बंद होने के कगार पे है और तू बोलता है कि प्रॉफिट क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? प्रीलिम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है ये थोड़ा एक अलग आइटम है, बीच बीच में एकदम इसको चिंगारी लग जाता है, एक अलग आइटम है। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, टाइम पास हो रहा है, ये आदमी कभी बात सुनता नहीं है पूरा। मैं बोलने तो दे भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना तू, तो थोड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह बिहेव कर। मैं बोल रहा हूं ना कि अपने पास प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट क्रिएट करना पड़ेगा, तो चुप, कुछ बोल मत। अरे हाँ बाबा तेरा डाउट कि कैसे क्रिएट करने का, मैं बता रहा हूं ना कैसे क्रिएट करने का। अपने इंटरनल लोगों से बात करेंगे हम,
मुझे मालूम है हम लोग सेल बिल नहीं कर सकते, आई नो। मैं अपने इंटरनल आदमी से बात करूंगा, इंटरनल आदमी से। हां, मैं अपने शेयर होल्डर से बात करूंगा, मैं अपने शेयर होल्डर से बात करूंगा। उनसे बात करके क्या होगा, शेयर होल्डर को बोलूंगा, देख मैं रिडीम कर रहा हूं, 2 लाख रुपए बनता था, मैं 50,000 देता हूं, 1.5 लाख रुपए अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट का नाम है अलग से, वो प्रॉफिट का नाम है, प्रॉफिट का नाम मैं बाद में बोलूंगा। जब अपने पास प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग क्रिएट करेंगे। समझ में आया? मैं बैंक वाले को बुलाऊंगा, बैंक वाले को बोलेगा, भाई तेरा कितना लोन बनता है? वो बोलेगा कि मेरा 10 लाख रुपए लोन बनता है। 6 लाख रुपए ले ले, 4 लाख रुपए अपना बच गया, प्रॉफिट क्रिएशन हो गया। क्रेडिटर को बुलाऊंगा, क्रेडिटर को बोलेगा, क्रेडिटर तेरा कितना बनता है रे? मेरा तो कुछ 5 लाख रुपए बनता है, तो 3 लाख दो। क्रेडिटर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, 3 लाख कैसा चलेगा? एक काम करता हूं, ये असेट है ना, लेके जा और 1 लाख रुपए देता हूं, चल खत्म करें इस बात को। ऐसा सब करके 2 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए तो बच गया। तो अब ये 3-4 जगह से मैंने प्रॉफिट को तैयार किया, अब मेरे पास प्रॉफिट आ गया। उस प्रॉफिट से मैंने इस लॉसेस को राइट ऑफ किया। ये लॉसेस को राइट ऑफ करने के बाद अब मेरा बैलेंस शीट एकदम तैयार है, अट्टा गट्टा है, और हम लोग फिर से वंस अगेन रिकंस्ट्रक्ट हो गए हैं। फिर से वो चिंगारी वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खड़ा रहकर बोलता है, कैसे बात करेगा शेयर होल्डर से? कैसे बात करेगा? कैसे बात करेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर से? कैसे बात करेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से? कैसे बात करेगा क्रेडिटर से? वो लोग बाद में पलट लेंगे, तो वो लोग बाद में बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम लोग ने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम लोग ने ऐसा किधर बोला? तू बोलता उनको 2 लाख में पटा देगा, तू बोलता उसको 50,000 रुपए देगा, वो कैसे मानेगा? हम उनको बुलाएंगे, उनको पहले मनाएंगे, वो मान जाएंगे, वो मान जाना पेपर में लिख के लेंगे, वो पेपर लेके जाके एनसीएलटी में देंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में देंगे। वहां से कोर्ट बोलेगा ठीक है, अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चालू करो। अब तो वो पलटेगा नहीं। सब लोग वो चिंगारी वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हंसने लगे, कैसे रे तू, कैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे? बेसिक नॉलेज भी नहीं है तेरे को, एकदम मस्त बताया ब्रिलियंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, एकदम मस्त बताया। इस तरह हम लोग प्रॉफिट को क्रिएट करेंगे। समझ में आया? इस तरह हम लोग प्रॉफिट को क्रिएट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिएट करेंगे। और अपना प्रॉफिट एक बार क्रिएट हो गया, उस प्रॉफिट को बोलने का कैपिटल रिडक्शन। याद रखना, जो प्रॉफिट हम लोग क्रिएट करते हैं ना, उस प्रॉफिट को बोलने का कैपिटल रिडक्शन। क्या बोलने का उसको? कैपिटल रिडक्शन। उस कैपिटल रिडक्शन नाम के प्रॉफिट से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रहा है, और यूजलेस इंटेंजिबल असेट जो असेट साइड में दिख रहा है, उसको हम लोग पूरी तरह राइट ऑफ करेंगे। बट इन सब का अप्रूवल कोर्ट देगा। इन सब का अप्रूवल कौन देगा? कोर्ट। अब बात करते कि हम उन लोगों से क्या क्या बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन चालू होता है, वी विल टॉक टू द शेयर होल्डर। हम लोग किससे सा बात करेंगे? सबसे पहला शेयर होल्डर। चलो ध्यान देते एक सेकेंड, हम लोग एक ही एग्जांपल लेते हैं, एक ही एग्जांपल, और अपने एग्जांपल में हम लोग सेव मी लिमिटेड लेते हैं। तो सेव मी लिमिटेड में ही कितने सारे, सेव मी लिमिटेड में मैं सभी ट्रांजैक्शन बताऊंगा जो हर बार टॉपिक में तुमको यूज करना ही है। याद रखना, जब तुम फाइनल लेवल पे जाओगे तो ये टॉपिक किसी और टॉपिक के साथ भी अंदर ही आ जाता है। यस, आता है ये टॉपिक। तो हम लोग वो सब ओवरऑल कवर करके ही पढ़ने वाले। अब कितने लोगों से मुझे बात करना है, तो मैं एक लिस्ट लिख देता हूं कि इतने लोगों से तो मुझे बात करना पड़ेगा।
तो मुझे किन किन लोगों से बात करना पड़ेगा? सबसे पहला तो मुझे शेयर होल्डर से बात करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे डिबेंचर होल्डर से बात करना पड़ेगा। तीसरा, मुझे क्रेडिटर से बात करना पड़ेगा। चौथा, मुझे बोरोवर से बात करना पड़ेगा, मतलब जिनसे मैंने पैसा लिया है। और मैं बोलूं, इनको मैं बोलता हूं रिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब मैं इनसे बात करूंगा और ट्राई करूंगा कि प्रॉफिट को कम करने का। इनको मैं बुलाऊंगा, इनसे मैं बात करूंगा और प्रॉफिट को कम करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि एक बार प्रॉफिट कम हो गया ना तो हम लोग वैसे भी जी लेंगे। आपको कंसेप्ट समझा कहां से ओरिजिनेट होता है वो? तो यहाँ पे इंटरनल रिकंसिलिएशन में कंपनी कोई बाहर के आदमी से बात नहीं करता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर से बात करता है, कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर से बात करता है, कंपनी अपने क्रेडिटर से बात करता है, कंपनी अपने बोरोवर से बात करता है। व्हाट आई मीन टू से इज, ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी से बात करता है। ये भले लायबिलिटी साइड में लिखता है बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड लायबिलिटी में नहीं आता, मालूम है ना, इक्विटीज में आते हैं। ठीक है, वो ओनर्स वाले फंड है, तो इसके लिए वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी हम लोग नहीं बोलते, उनको इक्विटीज में बोलते हैं। ठीक है, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा मतलब वो रिकॉर्डेड ही होता है, बट एक्चुअली लायबिलिटी मतलब इनको बोलते हैं। उनको हम लोग लायबिलिटी में नहीं काउंट करते, उनको हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी मतलब इक्विटी के पार्ट। समझ में आया? तो अभी हम लोग को इनसे अलग अलग से बात करना है। स्टार्ट करते हैं, एक एक से बात करना हम लोग चालू करते हैं। तो हमने बात कर लिया कि कौन से लोगों के साथ अपने को बात करना चाहिए ताकि अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से हो। ठीक है, एक बार फिर से फट से एक बार इसको रिकैप कर लेते फटाफट। सेव मी लिमिटेड पूरी तरह बंद होने जा रहा है, तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इट इज ऑलरेडी बीन बिल्ड, नाउ डिस्ट्रॉय एंड नाउ वी नीड टू रिकंस्ट्रक्ट। मतलब जो कंपनी ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, जो कंपनी अभी उसमें कुछ नहीं है और उनको अभी रीबिल्ड करना है, अपने को रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो सेमी लिमिटेड करके एग्जांपल था, जिसके बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस था, जिसके बैलेंस शीट के असेट साइड में इनटेंजिबल असेट्स थे, तो उसको राइट ऑफ करना है। उसको राइट ऑफ करने के लिए अपने पास प्रॉफिट होना चाहिए, और अगर प्रॉफिट अपने पास नहीं है तो अपने को प्रॉफिट क्रिएट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए हमको अपने ही लोगों से बात करना पड़ेगा। अपने लोगों से नंबर 1 मैं शेयर होल्डर से बात करूंगा, नंबर 2 मैं डिवेंचर होल्डर से बात करूंगा, नंबर 3 मैं क्रेडिटर से बात करूंगा, नंबर 4 मैं बोरोवर से बात करूंगा। इनसे बात करने के बाद मैं लिख के लूंगा पेपर में, वो पेपर में कोर्ट में सबमिट करूंगा। कोर्ट मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वहां पे सबमिट करूंगा और वो मुझे इस स्कीम के लिए अप्रूवल देगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ स्कीम शुड बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब सर इनसे बात करके क्या प्रॉफिट होने वाला है, अब यही तो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा कि हाउ वी शुड नेगोशिएट विथ अवर शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहला हम लोग शेयर होल्डर से बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, जब शेयर होल्डर से हम लोग बात करते हैं तो अपने को किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहला मैं बात करूंगा शेयर होल्डर के साथ। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि शेयर होल्डर से हम लोग कैसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट क्रिएट करना है। अब मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिट क्रिएट होगा तो मैं आने वाले प्रॉफिट एंड मतलब जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी मौजूद है प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट में मौजूद है इंटेंजिबल यूजलेस इंटेंजिबल एसेट जिसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, उसको मैं राइट ऑफ कर पाऊंगा। बट उसके लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल रिडक्शन। एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करना पड़ता है, टेम्पररी अकाउंट।
तो उस टेम्पररी अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन। क्यों उसका नाम कैपिटल रिडक्शन दिया, ये कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद, इस टॉपिक के कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों इसका नाम कैपिटल रिडक्शन दिया। इवन आप बुक्स में भी पढ़ो या सेक्शन 61 पढ़ो तो आपको कैपिटल रिडक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगा। वो तो इतना ही बोलता है कि एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करना पड़ता है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना है। बट व्हाई वी शुड नीड टू ओपन अ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये हम लोग थोड़े देर के बाद खुद ब खुद समझ जाओगे। अब उसमें मैं सबसे पहला स्टार्ट कर रहा हूं शेयर होल्डर, टॉकिंग टू द शेयर होल्डर। मैं अपने शेयर होल्डर के पास जाऊंगा। शेयर होल्डर में दो शेयर होल्डर है एज यू नो, नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड नंबर 2 इक्विटी शेयर होल्डर। इज दैट क्लियर? नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड नंबर 2 इक्विटी शेयर होल्डर। अब इन दोनों शेयर होल्डर के पास जाके मैं बात करूंगा, बट इनसे बात मैं दो मुद्दों पे करूंगा और वो दो मुद्दा है, मुद्दा नंबर 1 अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड और या तो उसके साथ भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहला है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल और एंड और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब हम अब शेयर होल्डर के पास जाने वाले, देख रहे हो दिमाग में एक ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेना, भाई मेरे को तो प्रॉफिट जनरेट करना है और वो भी इंटरनल ही जनरेट करना है। तो इंटरनली जनरेट करने के लिए अपने को इंटरनल लोगों से ही बात करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहला कदम रख दिया है, मैं सबसे पहला बात करने जा रहा हूं अपने शेयर होल्डर के पास और शेयर होल्डर से बात करने जा रहा हूं तो मेरे को दो ही मुद्दे पे बात करना पड़ेगा, या तो मैं शेयर कैपिटल को अल्टर करूंगा या तो मैं शेयर कैपिटल को रिडक्शन करूंगा। सबसे पहला मैं बात छेड़ता हूं अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट को, मैं ज्यादातर कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल को कम नहीं करना है, शेयर कैपिटल में अल्टरेशन करना है। या तो शेयर कैपिटल थोड़ा बढ़ेगा, तो बढ़ता कब है? इश्यू करने से। अरे देखो सबसे पहला फोकस करो, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट जमा करना। प्रॉफिट जमा करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट आना पड़ेगा, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा और प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा शेयर होल्डर के पास। तो मेरा पहला पड़ाव है शेयर होल्डर से बात करना। तो मैं शेयर होल्डर के पास गया, शेयर होल्डर को बोला दो मुद्दों पे बात कर रहा हूं। सबसे पहला अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड सेकेंड वन एंड और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहला अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से सुनो। यस, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब चेंजेस इन शेयर कैपिटल। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब चेंजेस इन शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल में हम लोग को चेंजेस लाने वाले। या तो हम लोग शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे, कम करेंगे ना, कम करने का तो यहां पे बात ही नहीं हो रहा है। या तो अगर शेयर इशू किया था हमने 10,000 तो अब उसको हम 1,000 करेंगे, या शेयर इशू किया था 10,000 अब उसको हम लोग 1,00,000 करेंगे। या तो हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे या तो हम लोग सब डिविजन करेंगे। समझ में आया? या तो हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे या तो हम लोग सब डिविजन करेंगे। तो ये सब अल्टरेशन में आता है। और रिडक्शन में हम लिटरली अपने शेयर कैपिटल को कम करते। रिडक्शन में हम लिटरली अपने शेयर कैपिटल को कम करते। तो एक एक पढ़ते हैं कि व्हाट इज अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल और उसके कितने जर्नल एंट्रीज आ सकते हैं। टॉपिक पूरा का पूरा मैं पढ़ाने वाले थियरी पे ही बेस्ड है, तो आपको सिर्फ यही फोकस करना है बराबर से। इज दैट क्लियर? चलो नाम दो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लिखा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। In internal reconstruction,
in internal reconstruction, the company which is a loss making company are need to be reconstructed internally. Concept number one, टॉकिंग टू शेयर होल्डर. लिखो ऐसा ही लिखो. कंसेप्ट नंबर वन, टॉकिंग टू शेयर होल्डर, मतलब मैं शेयर होल्डर से पहला बात करूंगा. देर आर टू concept. नंबर वन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. नेक्स्ट लाइन में एंड और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है, ये दो कंसेप्ट आप याद रखना. मतलब टॉकिंग टू शेयर होल्डर ये बड़ा कंसेप्ट है, उसके अंदर दो छोटे छोटे पॉइंट है. अब पहला कंसेप्ट मैंने उठाया अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. हेडिंग दो, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है, तो ये अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री मैं आपको टैब में सिखाऊंगा, मैं आपको स्क्रीन पे सिखाऊंगा. ध्यान से सुनना. बट अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में कितना डिस्कशन करना रहता है, कितने पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना रहता है, वो मैं लिख देता हूं. अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में हमको सबसे पहला इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर टू कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर थ्री सब डिविजन ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर फोर, पहला क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद कैंसलेशन ऑफ unissued share capital, and number five conversion of equity share into equity stock and vice versa. लास्ट में कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर इनटू इक्विटी स्टॉक एंड वाइस वर्सा, तो ऐसा भी हो सकता है. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लैपटॉप में, जहां पे हर बार हम लोग करते हैं. ठीक है, तो अभी से मैं ये दोनों कंसेप्ट में वहां पे डिस्कस करूंगा, इसके लिए आप बरोबर से ध्यान देना. ठीक है, चलो ध्यान दो. चलो बेटा, अब हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट्स, जो यहाँ पे एकदम बेस्ट होता है, बराबर होता है. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कशन किसके साथ करने वाले हैं? यस, नंबर वन, टॉकिंग टू शेयर होल्डर्स. उसमें नंबर वन अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड और, ये दोनों आना जरूरी है, एंड और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. तो हम लोग सबसे पहला डिस्कशन कर रहे हैं
Alteration of share capital. Yes, we are talking the first one, alteration of share capital. Yes, my dear students, जब हम लोग बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो उसमें सबसे पहला हम लोग जो बात करते हैं वो है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। हम लोग शेयर कैपिटल बढ़ाएंगे शेयर इशू करके, बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। इज दैट क्लियर? तो जब हम लोग नया शेयर इशू करेंगे, जब हम लोग नया शेयर इशू करेंगे, तो बेटा क्या एंट्री पास करते हैं? नया शेयर इशू करने से बेटा अपने को पैसा आता है बैंक। मैं इसमें एक एग्जांपल ले लूं? ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं। चलो ध्यान दो, हर एक का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सेमी लिमिटेड इशूड 1000 shares of rupees 100 each at par। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन तो सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई भी शेयर चलेगा यार, मैंने इक्विटी शेयर लिख दिया बस, बाकी कुछ नहीं है। 1000 शेयर 100 रुपए का एक, मतलब 1 लाख रुपए मिल गया। बोलो, समझा? एकदम सिंपल, बस इतना ही है इसका मतलब। हम लोग, कंपनी चाहे तो न्यू शेयर इशू कर सकता है, उन लोगों को दे सकता है जहां से पैसा मिलेगा। पैसा भी तो अपने को चाहिए ना, अपने पास पैसा ही नहीं, लिक्विडिटी नहीं। आर यू गेटिंग? बी, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। अब देखना शेयर्स को कैसे हम लोग कंसोलिडेट करते हैं, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल से। यस, एग्जाम्पल 1000 shares of rupees 1 each consolidated into 100 shares। मतलब हुआ क्या, 1000 शेयर जो 1 रुपए का एक था, उसको हमने कंसोलिडेट किया 100 शेयर्स में, उसको हमने कंसोलिडेट किया 100 शेयर्स में। तो यहाँ पे मैं बोलूं अमाउंट चेंज नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होता है। हाउ सर? देखो आप है ना, लॉजिकली समझो। 1000 शेयर्स था जो 1 रुपए का एक था, आपने कंसोलिडेट किया 100 शेयर, मतलब 1000 शेयर्स को आपने 100 शेयर बना दिया, तो एंट्री तो वही आने वाला है। मतलब देखो, मैं आपको पीएनएल से समझाता हूं। देखो पीएनएल है, बैलेंस शीट है, देखो ये बैलेंस शीट है। पहले आपके पास कितना शेयर था? इक्विटी शेयर 1000, तो 1000 रुपए हुआ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये लायबिलिटी है और ये असेट है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, असेट डेबिट होता है। ये तो आप मानते हो ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 1000 शेयर्स था 1 रुपए का है, तो 1000 शेयर्स को मैंने 100 शेयर्स में कन्वर्ट किया। मतलब जिधर 1000 शेयर्स था ना, उसको मैंने 100 शेयर्स कर दिया। तो क्या किया, ये जो जूना शेयर्स था, जूना 1000 शेयर्स को मैंने निकाल दिया और एक नया 1000 शेयर, क्योंकि ये जूना शेयर 1 रुपए का था और ये नया इक्विटी शेयर 1000 है, तो तुमको पता करना है कितने का एक है। तो एक शेयर 10 रुपए का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1000 शेयर्स था और इसको 100 शेयर्स में कन्वर्ट करना है। आपको समझ में आया क्या? वो क्या बोल रहा है, जो पहले का शेयर है आप उसको निकाल दो। निकाल दो मतलब जो ऑलरेडी क्रेडिट था वो माइनस कर दो, निकाल दो उसको, निकाल दो मतलब डेबिट करो, और एक नया इक्विटी शेयर पैदा करो। समझ में आया? तो इसको हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? बोलो, इसको हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब ओल्ड शेयर गया, न्यू शेयर आया। देखो, पहले भी 1,000 रुपया था, अभी भी 1,000 रुपया ही रहेगा। इतना है कि पहले 1,000 शेयर्स 1 रुपए का था, और अब वही 100 शेयर्स 10 रुपए का हो जाएगा। अमाउंट सेम रहेगा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स में अमाउंट नेवर चेंजेस। तो सर इसका फायदा क्या है, इसका कंपनी को फायदा क्या है? तुम एक फायदा की बात सोचते हो, पहले 1,000 शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ता था, अब 100 शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए एक तरह का फायदा ही है ना। बट यहाँ पे फायदा कोई रियल है, यहाँ पे फायदा कोई कैपिटल रिडक्शन में नहीं हो रहा है। समझा बात को? सी वाला पॉइंट देखो, सेम उसकी तरह है। सब डिविजन ऑफ शेयर्स। अभी सर सब डिविजन ऑफ शेयर्स क्या, एग्जांपल से समझाता हूं। टेक एन एग्जांपल, 1,000 shares of ₹100 each, subdivided into 10,000 shares of ₹10 each। समझ में आया? 1,000 शेयर्स था, 100 रुपए का एक, अब उसको तोड़ने का, 1,000 शेयर्स को 10,000 शेयर्स में कन्वर्ट करने का, 10 रुपए का एक। तो इसका क्या एंट्री आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, ओल्ड इक्विटी शेयर, मतलब ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हाट आई मीन टू से इज, पहले 1,000 शेयर्स था, 100 रुपए का एक, मतलब 1 लाख होता था, अभी भी 1 लाख ही होगा रे, बट वो 10,000 शेयर्स और एक शेयर 10 रुपए का। तो सर इसका क्या फायदा, इसका फायदा ही है ना यार, इसका फायदा ही है कि नहीं? पहले 100 रुपए पे डिविडेंड देना पड़ता था, अब 10 रुपए पे डिविडेंड देंगे। समझ में आया क्या? और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिया, तो शेयर होल्डर खुश हो जाता है। मैंने शेयर होल्डर को बोला, शेयर होल्डर आप थोड़ा सब डिवाइड कर लो शेयर्स को, तो शेयर होल्डर बोलता ठीक है, वी आर रेडी टू सब डिवाइड द शेयर्स। नंबर डी, कैंसलेशन ऑफ, अब इसको बराबर से देखो, नंबर डी क्या है? कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल। अब ना बराबर से समझो, वो इश्यूड नहीं है, वो अनइश्यूड है। कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल। आपको याद है ऑथोराइज कैपिटल सीपीटी में पढ़ा था, सीए फाउंडेशन में 2 पार्ट होता है, एक होता है इश्यूड और एक होता है अनइश्यूड। अनइश्यूड मतलब मैंने अभी तक इश्यू नहीं किया, मैं फ्यूचर में उसको इश्यू करने वाला था, मैं फ्यूचर में उसको इश्यू करने वाला, अभी नहीं, उसको बोलते हैं अनइश्यूड। बट उस अनइश्यूड शेयर को जो तुम फ्यूचर में कभी इश्यू करोगे, जब तुमको यूज पड़ेगा, उस अनइश्यूड शेयर कैपिटल को तुम आज कैंसिल कर रहे हो। अरे जब इश्यू होता है तो एंट्री पास होता है, अनइश्यूड का तो कोई एंट्री पास ही नहीं होता। समझ में आया? तो हम लोग इसको नो एंट्री कर देंगे, नो एंट्री। तो कंपनी ये भी कर सकता है। ओनली ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मतलब ऑथोराइज शेयर कैपिटल उतने से कम हो जाएगा, बाकी किसी में भी आपके एंट्री में फर्क नहीं गिरेगा। मैं बोल रहा हूं ना, आप है ना अनइश्यूड शेयर कैपिटल को कैंसिल करो, मतलब कंपनी के पास है ना पूरे लाइफ टाइम में ना 50,000 शेयर इशू करने का अथॉरिटी था, उसमें से कंपनी 40,000 शेयर इशूड कर दिया, तो बचा कितना? 10,000 शेयर। 10,000 शेयर कंपनी ने अनइश्यूड किया, मतलब अभी तक इशू नहीं किया, और कंपनी ने सोचा है कि फ्यूचर में 10-12 साल के बाद इशू करेंगे, बट बीच में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ गया, तो कंपनी बोलता है छोड़ यार अनइश्यूड कर देता है, मतलब उतना ऑथोराइज कैपिटल तो अपने लिमिट में रहेगा। समझ में आया? नहीं तो कोई शेयर होल्डर आके बोलेगा अरे आपके पास तो वैसे भी ऑथोराइज तो बहुत है, एक काम करो हमको इशू करो, तो झंझट ही नहीं, तो हमने अनइश्यूड शेयर कैपिटल को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ई वाला पॉइंट, ये थोड़ा है ना सोचने वाला पॉइंट है।
conversion of shares into shares stock and vice versa. मतलब सर इसमें क्या करना, इसमें क्या करते हैं ना, 10,000 इक्विटी शेयर है, समझ 10,000 इक्विटी शेयर है, कंपनी ने क्या 10,000 इक्विटी शेयर को है ना, 10,000 इक्विटी शेयर को दो 5,000 का, 5,000 का एक, मतलब 10,000 इक्विटी शेयर को एक इक्विटी स्टॉक बना दिया. ध्यान से सुनना, कंपनी ने क्या किया, 10,000 इक्विटी शेयर को एक इक्विटी स्टॉक बना दिया. तो सर इसका लॉजिक क्या है, अब ध्यान से सुनना. इक्विटी शेयर होता है ना, तो एक आदमी एक शेयर भी खरीद सकता है, मतलब मैं बोलूंगा मेरे को एक ही शेयर चाहिए तो मैं खरीद सकता हूं. बट जब इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट होता है ना, तो जो आदमी खरीदने आएगा ना, उसको पूरा स्टॉक खरीदना पड़ेगा. एक स्टॉक मतलब 10,000 शेयर एक साथ लेना पड़ेगा. समझ में आया. एंड वाइस वर्सा, और इसका भी वो रिवर्स कर सकता है. मतलब उसके पास ऑलरेडी एक इक्विटी स्टॉक है और एक इक्विटी स्टॉक में 10,000 शेयर है, तो उसने क्या किया, उसको 10,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया. तो वाइस वर्सा भी चलेगा. अब क्या होगा इसमें, लॉजिक क्या होता है, इसमें लॉजिक है ना, थोड़ा ऐसा भी सोचना पड़ता है अपने को कि कंपनी के पास है ना 10,000 इक्विटी शेयर है, यार एक एक शेयर इशू करने से अच्छा है कोई एक आदमी आ जाए, पूरा ये शेयर ही लेके जाए. मैंने एक इक्विटी स्टॉक कन्वर्ट कर दिया. एक आदमी आएगा, वो बोलेगा मेरे को एक शेयर दो, मैं बोलूंगा भाई एक शेयर नहीं है मेरे पास, पूरा स्टॉक है इक्विटी का, लेके जा रहे तो लेके जा. तो मैं पूरा उसको इक्विटी स्टॉक दे दिया. अब उस इक्विटी स्टॉक में 10,000 एक शेयर, 10,000 शेयर है. समझ में आया. कंपनी ऐसा भी कर सकता है, उसके पास कई सालों से ना एक इक्विटी स्टॉक पड़ा है, एक इक्विटी स्टॉक में ना 10,000 शेयर है, उसने सीधा उसको कन्वर्ट कर दिया 10,000 इक्विटी शेयर में. समझ में आया. तो ये ऐसा भी उसका लॉजिक है. अब मैं आपको इसको एग्जांपल से सॉल्व करवाता हूं कि इसका रियल मीनिंग क्या होना चाहिए. चलो ध्यान दो. Reliance Limited had 5,000 authorized equity share capital on of rupees 100 each, out of which 4,000 equity share were issued and fully paid. In June 2012, company decided to convert issued shares into stock. But in June 2013, company reconverted the stock into share of rupees 10 each, fully paid. बराबर. अब देखो ध्यान से सुनना. रिलायंस लिमिटेड है जिसका ऑथोराइज कैपिटल 5,000 इक्विटी शेयर का है ऑन 31 दिसंबर 2011, और एक 100 रुपए का एक है. 4,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी इश्यूड की है. जून 2012 में कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट
जून 2012 में कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट इश्यूड शेयर इनटू स्टॉक। 2012 में क्या किया ना, जो शेयर इश्यूड किया था ना उसको उसने स्टॉक में कन्वर्ट किया। ये 2012 की बात है, बराबर। बट जून 2013 में कंपनी ने फिर से रिकन्वर्ट किया उस शेयर्स को 10,000 मतलब 10 रुपए के एक में। बोलो समझ में आ रहा है? एज्यूम ईयर टू बी 31 दिसंबर एवरी ईयर। देखो एज्यूम ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। एज्यूम करके जो लोग ईयर एंडिंग है ना उसका 31 दिसंबर। अब सॉल्व करें, ठीक है। अब ध्यान दो, रिलायंस लिमिटेड कभी की बात है 2011 में, 2011 में उसके पास इतने का था, ठीक है। ये 2011 की बात हो गया। अब 2012 में उसने 4,000 इक्विटी शेयर को किस में कन्वर्ट किया, उसने इशू किया, ठीक है, वो सब इशू किया, फुल्ली पेड हुआ। अभी 2012 की बात करो, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो। जून 30 को उसने क्या किया, वो इक्विटी शेयर कैपिटल को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक में, बराबर। तो क्या होगा, तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल चला गया, और उसको तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्विटी स्टॉक में। अरे समझा क्या, आपका इक्विटी शेयर लायबिलिटी में था, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका लायबिलिटी में था। अब उसने क्या किया, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को खत्म किया, मतलब लायबिलिटी जो क्रेडिट था उसको आपने डेबिट कर दिया तो कैंसिल हो गया, और उसके सामने आपने इक्विटी स्टॉक लाया। इक्विटी स्टॉक मतलब सर यहाँ पे असेट हो गया ना, यहाँ पे असेट कैसे हो सकता है, थोड़ी ना कंपनी किधर इन्वेस्ट कर रहा है। कंपनी क्या कर रहा है, अपने इक्विटी शेयर, इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा है। कितना, 4,000 इंटू 100 रुपया, मतलब मैं बोलू 4 लाख में कन्वर्ट किया। 2012 खत्म, अब 2013, वही साल 2013, वही मंथ, डेट वही। अब उसने क्या किया, जो इक्विटी स्टॉक था ना, उस इक्विटी स्टॉक को इसमें किसने कन्वर्ट किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में। होप कि तुमको समझ में आ गया, अमाउंट तो वही रहेगा। बट इसने किया क्या, एक शेयर है ना उसने 10 रुपए का बना दिया, एक शेयर उसने 10 रुपए का बना दिया। मैं तुम्हें बोले 40,000 शेयर हो गया, फायदा हुआ कि नहीं। तो जिधर 10, जिधर 4,000 शेयर था, उधर उसने 40,000 शेयर बना दिया। समझा क्या, अरे समझा, यस। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, चलो अब ना बैलेंस शीट बनाओ, 3 साल के लिए बैलेंस शीट बनाओ, 2011, 2012, 2013, ठीक है। बैलेंस शीट में ना सिर्फ शेड्यूल 1 बनाओ, सिर्फ शेड्यूल 1। एज ऑन 31 दिसंबर 2011, बोलो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, बोलो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच मतलब 5 लाख। अब इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये 2011 की बात कर रहा हूं, तो 2011 में तो कोई अनर्थ हुआ नहीं, तो 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 4 लाख। 2011 खत्म।
अब 2012 में आपने कन्वर्ट किया है, बराबर ना? तो 2012 में इक्विटी शेयर ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। आराम से इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, आराम से, समझे ना? आराम से, शांति से। 4,000 इक्विटी शेयर of ₹100 each converted into इक्विटी स्टॉक 4 लाख। अब बात करते 2013 की। उसमें सबसे पहला ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मैं बोलूं सेम आएगा। जस्ट अ सेकेंड, पीसी हैंग हो गया। ठीक है, ₹4 लाख। नेक्स्ट वन, एज ऑन 31 December 2013, ऑथोराइज शेयर कैपिटल सेम आएगा। डिलीट हो गया रे, अपने आप डिलीट हो गया, मैं क्या करूं? इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। अब 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एक 4 लाख। बोलो, समझा? तो हमने किया क्या? पॉइंट टू बी नोटेड इज 2011 में तो सिर्फ इश्यू किया था, 2012 में उसको स्टॉक में कन्वर्ट किया, 2013 में उसी स्टॉक को हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया। तो ये वाला पॉइंट वो डिस्कस कर रहा है। आपको समझ में आया क्या? तो ये वाला पॉइंट वो डिस्कस कर रहा है। मैं तो बोलता हूं जो मैंने हेडिंग के साथ उसका एंट्री लेकर आपको उतना ही पढ़ना है। यस बेटा, यस, उतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। टॉकिंग टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के साथ मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ये तो बचपन वाला एंट्री है। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स मतलब 1000 शेयर्स को 100 शेयर में कन्वर्ट करना। सब डिविजन ऑफ शेयर, 1000 शेयर्स को और स्प्लिट करना मतलब 10,000 शेयर्स में कन्वर्ट करना। कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल, नो एंट्री। याद रखना, कंसोलिडेशन और सब डिविजन में अमाउंट चेंज नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू चेंज होता है। फिर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होगा? जो शेयर्स आपने इश्यू किया है उसको आप स्टॉक में कन्वर्ट करोगे, स्टॉक में कन्वर्ट किया हुआ शेयर्स को आप फिर से किस में कन्वर्ट करोगे? शेयर्स में। तो इक्विटी टू स्टॉक, स्टॉक टू शेयर, मतलब शेयर्स टू स्टॉक, स्टॉक टू शेयर्स। समझ में आया बात को? ठीक है, इसका मेन एंट्री देखो यहाँ पे,
ये हुआ। ठीक है बेटा, अब मैं बी वाला पार्ट बेटा चालू कर सकता हूं। ये अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ ना। तो अभी हम लोग जाते हैं अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ ना, तो अभी हम लोग जाएंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये खत्म होने के बाद अपना शेयर होल्डर से बातचीत खत्म हो गया। इनफैक्ट सब लोग जब पढ़ाते ना तो क्या करते हैं वाले, सिर्फ एंट्री लिख के देते, पढ़ो यही पढ़ना है, यही करना है, यही करना है, बट उसका लॉजिक नहीं समझाते। तो आप मेन लॉजिक ही सीख लो ना। इसके लिए मैंने क्या किया है, जो एक्ट में लिखा हुआ मैं उस बातों पे भी ध्यान रख रहा हूँ। जब अल्टरेशन का जब हम लोग अल्टरेशन का बात करते तो हम लोग सेक्शन 61 के बारे में बात करते हैं, और जब रिडक्शन का बात करते हैं हम लोग सेक्शन 66 में बात करते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब है, देखो क्या होता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये एक प्रोसेस है जहां पे कंपनी शेयर कैपिटल को डिक्रीज किया जाता है। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में चेंजेस कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्टर होता है। बल्कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में आपका इशूड पेड अप, आपका इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल 100% कम होता है। ध्यान से सुनना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में आपका इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल 100% कम होता है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको लॉजिक और आपको एंट्री बताता हूं। ठीक है, इसमें भी बाइफर्केशन है। उसमें नंबर 1, reducing the liability of shareholder on account of uncalled capital। अब मैं शेयर होल्डर को क्या बोल रहा हूं मालूम है, आपने फॉर एग्जांपल मेरे को आपसे 10 रुपए लेने का था, सेव मी लिमिटेड बोल रहा है, मेरे को आपसे 10 रुपए लेना था, मैंने 7 रुपया तो कॉल्ड कर लिया, आपने पे भी कर लिया, तो 3 रुपया तो बाकी है। बराबर, 3 रुपया तो बाकी है, तो 7 कॉल्ड अप है। तो कंपनी क्या करेगा, वो जो 7 रुपया है ना, वो उसी को उतने को उतना में ही मेंटेन करेगा, मतलब रेड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। तो वो शेयर होल्डर के कैपिटल को रेड्यूस करेगा और बोलेगा कि आप जो 3 रुपया देने वाले थे ना वो मत दो, और हम लोग 7 रुपए के शेयर्स को 7 रुपए ही फुल्ली पेड अप बना देंगे। समझ में आया क्या? आपसे आप शेयर कंपनी क्या बोलेगा, देखो भाई 10 रुपया आपसे लेना था, हमने 7 रुपया कॉल्ड अप किया है, 3 रुपया बाकी है, भूल जाओ 3 रुपया। तो शेयर होल्डर बोलेगा अच्छा आप दोगे, मतलब ये तो टाइप 2 वाला बोनस हो गया। कंपनी बोलेगा, सेमी लिमिटेड बोलेगा भाई हम लोग बोनस देने की परिस्थिति में नहीं है, आप समझा करो बात को, हम लोग बोनस नहीं दे सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने 10 रुपया तो मैंने कॉल्ड अप किया है, तो अभी से ना आपका 10 रुपए का, जो 7 रुपए का शेयर जो आपने कॉल्ड अप किया था, वो 7 रुपया रहने दो अभी। अभी वो 7 रुपया ही रहेगा। समझ में आया? अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, सेवी लिमिटेड हैज issued share capital of rupees 2 lakh, equity shares of rupees 10 each, rupees 7 called up. After taking approval from National Company Law Tribunal, company proceeds to reduce uncalled capital
ऑन इट शेयर्स। अभी देखो, कंपनी के पास शेयर कैपिटल, कंपनी के पास 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल था, 10 रुपए का एक शेयर था और 7 रुपया कॉल्ड अप था। तो कंपनी क्या कर रहा है मालूम है? 7 रुपया कॉल्ड अप था। अब कंपनी बोल रहा है उस 7 रुपए जो कॉल्ड अप था ना, उसी को 7 रुपया भी पेड अप कर देंगे। 7 रुपया कॉल्ड अप था ना, तो कंपनी बोल रहा है कि उस 7 रुपए को अभी 7 रुपया पेड अप कर देंगे। जो 7 रुपया कॉल्ड अप था विल नाउ कन्वर्टेड इनटू 7 रुपया पेड अप। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, देखो ये बैलेंस शीट होता है। यहाँ पे आपके पास कितना शेयर्स था? 20,000 शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर बराबर 7 रुपया आया था, मतलब 1,40,000 आया था। समझा क्या? 1,40,000 आया था। अब उसी शेयर्स को वो इसको निकाल देते, ये 10 रुपए का शेयर है। अब इसी शेयर्स को हम लोग 7 रुपए में कन्वर्ट करते, मतलब 10 रुपए का जो शेयर था उसको 7 रुपए में कन्वर्ट करते। तो सर 3 रुपए का प्रॉफिट किधर हुआ? महंगा ही नहीं दो। हम लोग तो शेयर्स को कम कर रहे, क्यों? ताकि फ्यूचर में होने वाले डिविडेंड का बोझ अभी से निकल जाए। समझ में आया? तो हम लोग इधर क्या करेंगे? जुना जो 10 रुपए का, 10 रुपए फेस वैल्यू, जो 7 रुपया कॉल्ड अप था, मतलब ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब 7 रुपया था। अब उसी को हम लोग पेड अप कर देंगे। बस इतना याद रखना है। तो क्या किया सेव मी लिमिटेड ने? अगर मैं बात करूं नोट में, सेव मी लिमिटेड ने क्या किया? सेव मी लिमिटेड हैज कन्वर्टेड ₹7 called up shares into ₹7 फुल्ली पेड अप। हो गया, मतलब 7 रुपया जो कॉल्ड अप था उसको उसने 7 रुपया फुल्ली पेड अप कर दिया। समझ में आया? ऐसा होगा। ये तो उतना ही आएगा ना यार, 20,000 शेयर इंटू 7 रुपया, 7 to 14 ना। तो ये हुआ फर्स्ट वाला पार्ट। अब सेकेंड वाला पार्ट समझो, और ये बहुत होता है, सेकेंड वाला पार्ट ही ज्यादा होता है। सेकेंड वाला पार्ट बहुत ज्यादा होता है। ओनली पेड अप वैल्यू चेंज है, मतलब अभी जो मैं सिखाऊंगा ना सब पार्ट है ना, ज्यादातर होता है ओनली पेड अप वैल्यू चेंजेस। अब इसमें होता क्या है, अब बरोबर से ना समझ के लो। ओनली पेड अप वैल्यू चेंजेस मतलब, देखो ये कंपनी का लायबिलिटी साइड है, ठीक है। 1,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹100 each, ₹90 पेड अप। सेव में लिमिटेड देखो बराबर क्या है, मतलब यहाँ पे कंपनी क्या करता है, कंपनी के पास है ना 1,000 इक्विटी शेयर है, ₹100 का एक फेस वैल्यू है, और कंपनी बोल रहा है उसको है ना, ₹10 पेड अप वैल्यू पे लेके आके देते, उसको है ना ₹10 पेड अप वैल्यू पे लाके छोड़ते। ₹10 फॉर एग्जाम्पल, 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each,
ऑफ रुपीज 100 इज फुल्ली पेड। तो कितना हो गया? 1 लाख। अब क्या करने वाला है वो? अब क्या करने वाला है वो? ध्यान से सुनना। वो क्या करने वाला है? 100 रुपया फुल्ली पेड अप है, मतलब 100 रुपया मैंने ले लिया पब्लिक से। ध्यान से सुनो, मैंने 100 रुपया पब्लिक से ले लिया, फुल्ली पेड अप है। अब मैं फुल्ली पेड अप शेयर्स को, ये फेस वैल्यू उसका फिक्स रहेगा, ये फुल्ली पेड अप शेयर्स को मैं 10 रुपीज पेड अप करना चाहता हूं। मैं 10 रुपीज पेड अप करना चाहता हूं। जो 100 रुपया फुल्ली पेड अप है, मैं 10 रुपीज पेड अप करना चाहता हूं। मतलब ऑलरेडी वो फुल्ली पेड अप है, बट आप उसको बोल रहे हो कि अभी वो फेस वैल्यू 100 रुपया रहेगा, बट 10 रुपीज फुल्ली पेड अप करूंगा मैं। मतलब कंपनी ने 90 रुपया कमा लिया। कंपनी ने 90 रुपया कमा लिया, तो क्या करेगा वो इसमें से 90,000 कम करेगा कंपनी। तो कंपनी का कितना बचेगा? 10,000। तो 90,000 ये किधर चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। बोला आपका कैपिटल कम हो गया ना, आपका कैपिटल कम हो गया। कैसे? 1,000 इक्विटी शेयर्स था, देखो 1,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 100 रुपया, पेड अप वैल्यू 100 रुपया, मतलब 1 लाख। अब फेस वैल्यू पे ध्यान मत देना, वो क्या बोल रहा है? जो पेड अप 100 रुपया है, उसी को मैं 10 रुपया पेड अप बताना चाहता हूं। तो शेयर होल्डर से बोल रहा है, शेयर होल्डर को बोला, मिस्टर शेयर होल्डर, मिस्टर शेयर होल्डर, आपने 100 रुपया पे किया हुआ है, मुझे मालूम है, बट मैं उसको ना 10 रुपया पेड अप करता हूं। मतलब कल अगर कंपनी पैसा कॉल करना चाहे तो कॉल कर सकती है। कितना रुपया कॉल करेंगे? 90 रुपए। तो ऑलरेडी जो पेड अप है, जो पब्लिक ने ऑलरेडी पेड अप किया, कितना रुपया पेड अप किया था? 100 रुपीज पूरा पेड अप किया था। अब उसने कितने में नया पेड अप किया? नया पेड अप पे लेके आया 10 रुपए पे, मतलब 90 रुपीज, मतलब 90,000 प्रॉफिट कमा लिया कंपनी ने। अब बैलेंस शीट में कितना शेयर बताएगा? 10,000 रुपए का शेयर बताएगा। और क्या करके लिखेगा? 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹10 पेड अप, ये नया दिखेगा। तो कंपनी क्या बोल रहा है? आपने ऑलरेडी 90,000 रुपए पे किया था मेरे को, तो मैं अभी उसको 10 रुपए कन्वर्ट कर दिया ना, तो मैं अभी को फिर से फ्यूचर में कॉल कर सकता हूं। तो 90,000 रुपए कंपनी ने कमा लिया, मतलब ओल्ड इक्विटी शेयर को डेबिट करने का, और जितना कमाया उसको क्रेडिट करने का। मतलब सर सिंपल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेवमी लिमिटेड डिसाइडेड टू रेड्यूस, इसका लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 per share to paid up value of ₹10 per share. Seomi Limited decided to reduce पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 पर। 100 रुपया जो पेड अप ऑलरेडी था, उसको मैं 10 रुपए पे कन्वर्ट कर रहा हूं, जिसके लिए एंट्री पास करना पड़ता है। ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 90,000 रुपया आपने कैंसिल कर लिया, मतलब 90,000 रुपया अपने शेयर होल्डर को बोलिया जाओ भूल जाओ, और पूरा का पूरा 90,000 रुपया आप अपने प्रॉफिट में डालोगे। और एक टेम्पररी प्रॉफिट का नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। थोड़ा थोड़ा हिंट आ रहा है, आपका कैपिटल रिड्यूस होने से जो प्रॉफिट जमा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 90,000 आपने कमा लिया, मतलब कैसे कमाया? 1,000 शेयर्स इंटू 90। समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना कंफ्यूजन ना इसको 2 और 3 में होता है। अब ये समझो,
फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू या पे फेस वैल्यू भी चेंज होगा और पेड अप वैल्यू भी चेंज होगा। बोलना क्या चाहते हो सर, ये लायबिलिटी आपका, ठीक है। 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each फुल्ली पेड अप, 1 लाख। कंपनी क्या बोल रहा है, ये शेयर को आप भूल जाओ, मतलब ये शेयर ऑलरेडी लायबिलिटी में था, इशूड था, इसके लिए कंपनी ने एंट्री पास किया हुआ अपने बैलेंस शीट में। तो कंपनी क्या कर रहा है, इसको, ये लायबिलिटी में था, क्रेडिट था, तो अब इसको कैंसिल कर रहा है तो डेबिट हो गया। उसके सामने बोल रहा है 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड अप, मतलब 10,000। मतलब कंपनी ने ऑलरेडी 1000 शेयर्स पे ₹100 लेके एंट्री पास किया, उसको वो कैंसिल करके अब नया उसी को उसने कन्वर्ट कर दिया। 1000 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू ₹100 था, अभी उसने कन्वर्ट कर दिया ₹10 में, जो फुल्ली पेड अप था अभी उसने उसको फुल्ली पेड अप कर दिया। मतलब दोनों चेंज हो गया ना, यहाँ पे ₹100 फेस वैल्यू तो 100 फुल्ली पेड अप था, यहाँ पे ₹10 फेस वैल्यू, ₹10 पेड अप कर दिया। तो मुझे बताओ कंपनी को फायदा कितने का हुआ। देखो सोच के बोलो, सोच के बोलो, 100 में से 10 बना दिया, 100 को 10 बना दिया, मतलब ₹90 का फायदा हुआ, ₹90 का फायदा हुआ। तो इसी को तो इसी को तो बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जहां पे ऊपर वाले में सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज होता है, बल्कि नीचे में पेड अप वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों चेंज होता है। मैं एग्जांपल देता हूं ना, देखो एग्जांपल में, सेमी लिमिटेड decided to reduce 1,000 shares of ₹100 each of ₹100 each fully paid up to ₹10 each फुल्ली पेड अप। एकदम सिंपल में कर दिया। तो अभी इसका एंट्री बोलो, मतलब पहले का शेयर कैंसिल, पहले का कितना शेयर था, 1 लाख का, वो कैंसिल, उसके सामने नया शेयर, पहले कितना शेयर था, 1000 पर था कितने का, ₹100 का, वो कैंसिल, उसके सामने 1000 शेयर ₹10 का एक, मतलब 10,000। तो बचा हुआ 1000 शेयर्स का ₹90 प्रॉफिट। बट प्रॉफिट आपको कैपिटल रिडक्शन में डालना पड़ता है। हो गया बॉस, हो गया। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका पेड अप वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों चेंज होगा। समझा ये। अब फोर्थ करते हैं, ये इसका लास्ट है। एक्चुअली फोर्थ है ना, कोई नहीं पढ़ा था, कोई नहीं, नेवर। फोर्थ वन कोई पढ़ाता नहीं है, बिकॉज है ना यहाँ पे क्लैश ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, क्लैश ऑफ कॉन्सेप्ट। एक्सेस पेड अप कैपिटल, इवन है ना इसका सम्स भी बुक में नहीं है, इज पेड ऑफ टू शेयर होल्डर। ये कंसेप्ट ही बुक में, कंसेप्ट बुक में है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई सम्स है, बट इसको कोई पढ़ाता भी नहीं और जनरली इसको पढ़ाते भी नहीं। द रीजन इज, अभी समझ के रखो, ये थोड़ा है ना झगड़ा, कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोल रहा है, एक्सेस पेड ऑफ कैपिटल इज पेड ऑफ टू शेयर होल्डर, मतलब कंपनी के पास है ना अभी एक्यूमुलेटेड कैश है, कुछ कैश है, तो कंपनी के पास है ना एक्यूमुलेटेड कैश है और कंपनी के पास ना ₹100 का इक्विटी शेयर है फेस वैल्यू।
कंपनी सोच रहा है कि क्योंकि अपने पास एक्यूमुलेटेड कैश है, कंपनी के पास इक्विटी शेयर है। ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा स्टोरी टाइप में बताता हूं फिर से। कंपनी के पास 1000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹100 ईच, मतलब 1 लाख हो गया। अब कंपनी के पास ना बहुत थोड़ा कैश है, एक्यूमुलेटेड कैश है। कंपनी चाहता है कि यार कभी ना कभी तो ₹100 देना है, तो एक काम करता हूं, 1000 शेयर्स का ₹20 दे देता हूं, मतलब ₹20,000 रीपे करता हूं, शेयर होल्डर को ₹20,000 रीपे करता हूं। अब दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है, सर एक तो लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में है, कंपनी लॉस में कमा रहा है, और इनके पास कैश है। देखो, कैश है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होता। हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमने ये कैश फ्लो में पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि लिक्विडिटी अलग होता है, फाइनेंशियल पोजीशन अलग होता है। जो कंपनी के पास कैश है ना, वो कंपनी भी प्रॉफिट कमाता है, लॉस कमाता है। समझा? यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, डिवीजन वगैरह बंद किया, तो उससे कुछ एक्यूमुलेटेड कैश आया। कैश आने के बाद कंपनी डिसाइड कर रही कि यार वैसे भी 1 लाख रुपए था ही ना, 1 लाख रुपए तो कभी ना कभी देना पड़ेगा, काम करते हैं ₹20 दे देते, मतलब ₹20,000 दे देते। बट ये तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर ऐसा है तो क्रेडिटर को पूछना पड़ेगा। ये तो डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, बैंक वाला के खड़ा हो जाएगा, सिंपल में क्रेडिटर क्रेडिटर वाला के खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे पास शेयर होल्डर को देने का पैसा है, हमको दे दो ना पैसा। और हमसे आप नेगोशिएशन कर रहे हो क्रेडिटर, हम लोग क्रेडिटर को बोल रहे कि 50,000 कम करना, हम लोग बैंक को बोल रहे हैं, तो बैंक और क्रेडिटर हमको यही गाली दे रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम शेयर होल्डर को क्यों रिपे कर दो, मेरे को रिपे कर दो। इसीलिए तो एक्ट ये भी बोलता है, एक्ट बोलता है इसके लिए आपको क्रेडिटर का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर क्रेडिटर बोलता है हाँ ठीक है दे दो, तो दे दो। अगर क्रेडिटर बोलता है नहीं नहीं देने का, तो फिर आप ये प्रपोजल नहीं कर सकते। मैंने बोला ना, ये क्लैश ऑफ कॉन्सेप्ट है ये। पर कंपनी तब भी दे सकता है जब उसके पास एक्यूमुलेटेड कैश है, और उसको पहले क्रेडिटर से परमिशन लेना पड़ेगा राइटिंग में। वो राइटिंग आपको एनसीएलटी में सबमिट करना पड़ेगा, एनसीएलटी फिर परमिशन देगा कि आप ठीक है, ठीक है उनका पैसा दे दो चलेगा। तो वो तो अलग बात हो जाता है, बट ये कंसेप्ट है। समझा क्या? देयर इज अ कंसेप्ट। लिखो, मैं इसके बारे में कुछ बोलता हूं, स्टोरी टाइप में बताता हूं। सेव मी लिमिटेड हैज क्लोज many of the department. Save Me Limited has closed many of the department. Business is declining and there is some accumulation of cash. Then in such situation, Save Me Limited has decided, Save Me Limited has decided to pay the excess capital to shareholder. This will reduce the share capital. ये तो मानते हो कि नहीं कि इससे आपका शेयर कैपिटल तो रेड्यूस ही हो जाएगा ना, क्योंकि आप उसका पेमेंट कर रहे हो। बट प्रायर परमिशन शुड बी टेकन फ्रॉम द क्रेडिटर। If they permit, then only NCLT will give permission. समझ में आया? इसको एग्जाम्पल से करते हैं, मैंने सबका एग्जाम्पल लिया है। सेव मी लिमिटेड
with a share capital of 1 lakh equity share of rupees 10 each, fully paid up, decided to repay its member rupees 2 per share टू रेड्यूस कैपिटल। अभी आप ही दिमाग लगाओ कि कैपिटल वो क्यों कम करेगा, तो उसमें फायदा तो है ही ना उसका। तो अभी एंट्री क्या पास करेगा, जूना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जूना शेयर कैपिटल कितने का है, इंटू 10, 1 लाख है ना, 1 लाख, सॉरी 1 लाख ही है। वन लाख इंटू 10 मतलब 10 लाख रुपया था। अब वो 10 लाख रुपए के शेयर्स को मैं नया शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करूंगा। कैसा, ये देखो 1 लाख शेयर्स को मैं 2 रुपया, सॉरी 2 रुपया दे रहा हूं, मतलब 8 रुपया बना दूंगा, तो 8 लाख टू शेयर होल्डर्स। ए भाई इधर प्रॉफिट बिफिट कुछ नहीं हो रहा है, शेयर होल्डर को पैसा देने का है ना, तो 1 लाख शेयर इंटू 2 रुपया, यानी ये हो गया 2 लाख। पहले अमाउंट ड्यू होगा, अब अमाउंट पे होगा। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख। तो आपके बैलेंस शीट में पहला शेयर कैपिटल 10 लाख दिख रहा था, अब वो शेयर कैपिटल 10 लाख जो क्रेडिट में दिख रहा था, अब उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया डेबिट करके। अब उसके सामने हमने नया शेयर कैपिटल तैयार किया 8 लाख रुपया, क्योंकि हमने 2 लाख रुपए पे कर दिया। तो इसमें ना पूरा इतना ही है कि जो लायबिलिटी है उसको डेबिट करने का, पर लॉजिक में जाने का। बस 2 हो गया, एक अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ और एक रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ। अब देखना हर एक सम में ना हम लोग यही यूज करने वाले। हाँ समझा बात को ये, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम लोग जाएंगे, शेयर होल्डर से बात करके हो गया, अब कोई बात करने का जरूरत नहीं उसे। अब हम लोग जाएंगे रिडक्शन और सेटलमेंट ऑफ रिकॉर्डेड लायबिलिटी। सर इसका मतलब बताओ, ठीक है, ये आपका लायबिलिटी साइड है, शेयर कैपिटल के रिलेटेड हमने बात कर लिया, अब इसको भूल जाओ। अब हम लोग क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, बिल्स पेबल होते हैं ना, अब इनसे हम लोग बात करें, क्योंकि लोग रिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है मतलब रिकॉर्डेड है, और बैलेंस शीट के बाहर दिख रहा है मतलब अनरिकॉर्डेड है। तो हम लोग तो अभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ बात करेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो चलो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ बात करते। सबसे पहला मैं ट्राई करता आपको ये पूरे ट्री डायग्राम में बताने का। ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होता है? रिकॉर्डेड लायबिलिटी अमाउंट recorded on liability side। जो अमाउंट लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होता है उसको रिकॉर्डेड लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। वो अमाउंट तुमको दिखता है। अब इसका सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट कैसे भी हो सकता है,
तो 3 टाइप में हम लोग सेटलमेंट करेंगे। टाइप 1 हो सकता है जो हम लोग अमाउंट पे करें इज लेस देन बुक वैल्यू। मतलब समझ बुक वैल्यू 100 रुपए है और हमने उसको 90 रुपए पे किया। देखो लॉजिकली सोचो ना, बुक वैल्यू 100 रुपए और हमने उसको 90 रुपए पे किया। बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो एंट्री क्या पास करोगे? तुम ही सोचो ना। क्रेडिटर फॉर एग्जांपल, क्रेडिटर का आपका 100 रुपया बनता, आपने 90 रुपए पे किया, क्या एंट्री बनाओगे? सोचो ना। क्रेडिटर जो क्रेडिट होता है, अभी उसका पेमेंट करे तो डेबिट करोगे। मतलब सिंपल में बोलूं, इसमें ना पूरा नहीं आएगा, तो मैं काम करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। अपने पास और भी तरीके हैं ना यार। मैं चाहता हूं ना कि एक ही साथ आए, बार बार पेज है ना घुमाना ना पड़े मेरे को। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। रिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होता है? रिकॉर्डेड लायबिलिटी बेटा, अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन लायबिलिटी साइड, उसी को बोलते हैं रिकॉर्डेड लायबिलिटी। मतलब अमाउंट आपको दिखेगा लायबिलिटी साइड में। चलो इसमें नंबर 1, अमाउंट पेड इज लेस देन बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या? मतलब बुक में लिखा है, क्रेडिटर बैलेंस शीट में लिखा है 100 रुपया, बट तुमने उसको 90 रुपए दिया। अब आप मुझे बताओ एंट्री क्या पास करोगे? आप मुझे सोच के बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिटर क्रेडिट होता है, तो आप डेबिट करोगे तो कैंसल हो जाएगा। रिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पे कर रहे हो ना, टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट? 10 रुपए का। मतलब आपका कैपिटल रिडक्शन, सॉरी, आपका रिकॉर्डेड क्रेडिटर 100 रुपए का कम हुआ, आपने कितना दिया? 90, तो 10 रुपए का प्रॉफिट। अरे समझा क्या? हो सकता है कि आपने इक्विटी शेयर भी दिया रहेगा, कुछ भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि आपने बैंक ही दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो उसको। मैं तो सिर्फ बैंक के हिसाब से सोच रहा हूं, आप उसको कुछ भी दे सकते हो। क्वेश्चन में तो कुछ भी बोलेगा वो। समझ में आया क्या? क्वेश्चन में तो कुछ भी बोलेगा। सेकेंड वन, अमाउंट पेड इज लेस मोर देन बुक वैल्यू। मतलब क्या सर? मतलब मेरा बोलने का मतलब है 100 रुपया बुक वैल्यू है, बट तुमने उसको 120 रुपए दिया, तो तुमने ज्यादा दिया। पेमेंट तो तुमने कर दिया, तो एंट्री क्या पास करोगे? आपका लायबिलिटी तो कम हो गया ना। रिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रिकॉर्डेड लायबिलिटी था 100 रुपए का, आपने दिया 120, तो 20 रुपए का आपको क्या हो गया? लॉस। और वो लॉस को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं? यस, समझ में आया? कुछ भी दे सकते हो सकता है इक्विटी शेयर दिया रहेगा आपने। नंबर 3, अमाउंट पेड इज इक्वल टू बुक वैल्यू। सर मत बताओ, ठीक है 100 रुपया था, 100 रुपया दिया, पर आपका लायबिलिटी तो कम हुआ ना। रिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 100 रुपया था, 100 रुपया दिया, बस इतना ही है, हो गया।
जब है ही इतना तो मैं बताऊं कितना भैया। रिडक्शन ऑफ सेटलमेंट ऑफ रिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, नंबर 3, अब सेटलमेंट करना है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का। मतलब ऐसे लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होते, बट वो बैलेंस शीट के बाहर होते। मतलब वो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा ही नहीं। समझ में आया? जो अपना है ही नहीं, मतलब लायबिलिटी अपना है ही नहीं, वो अनरिकॉर्डेड है, वो अपना बनेगा कि नहीं बनेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। अब समझे ना, उसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब अमाउंट नॉट सीन ऑन लायबिलिटी साइड। मतलब ये अमाउंट आपको लायबिलिटी साइड में दिखेगा ही नहीं, ये आपको एडजस्टमेंट में दिखेगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी आपका है ही नहीं, जो आपका लायबिलिटी दिख ही नहीं रहा है, तो उसके साथ दो ही काम करो ना यार। अगर तुमने पे किया है, या जिसका लायबिलिटी है उसने वेव किया है, या फॉरगॉन किया है। फॉरगॉन मतलब जाने दे यार, छोड़ जा, माफ किया, ऐसा किसी ने अपने को बोला है। मेरे पास ऐसे भी कुछ लायबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल प्रपोज डिविडेंड, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, 4 साल का प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड बाकी है। नीचे ना अभी भी तो प्रपोज है, पे किया है, तो जो पे किया वो पूरा अमाउंट अपना लॉस है। मतलब जो पे किया पूरा अमाउंट अपना लॉस है। तो सिंपल में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये लायबिलिटी है ही नहीं आपके पास। वो लायबिलिटी एडजस्टमेंट में दिख रहा है, लायबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। समझा क्या? तो उसने बोला पे करो यार, पे करो, मतलब पूरा का पूरा भी अपने लिए लॉस ही है। वो बोलता है, मैं अब जाके बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देखो आपको 4 साल का डिविडेंड देना है, 2 साल का दूं क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जा, 2 साल का दे, मतलब 2 साल का तो वे हो गया, नो एंट्री। तो सर 2 साल का देना पड़ा ना, तो देना पड़ा तो इधर आएगा, और जो वे हो गया वो नहीं आएगा, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर वे होता है, फोरगोन होता है, तो नो एंट्री। बट वही अगर रिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव्ड होता है, फोरगोन होता है, तो अपने को फायदा होगा, तो वो रिकॉर्डेड होगा। समझ में आया? और लास्ट में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। लास्ट में हम लोग असेट्स और लायबिलिटी का क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन। समझ में आया? उसमें नंबर 1, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलाया और उसने बोला कि आपका असेट का वैल्यू बढ़ रहा है। नंबर 2, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर बोलता है आपका असेट का वैल्यू गिर गया है। फिर उसके बाद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, आपका लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया। बस बहुत हो गया। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, आपका असेट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ ना?
आपका असेट का वैल्यू कम हो गया तो आपको लॉस हुआ। आपका लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो आपके लिए लॉस है ना। आपका लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ तो आपके लिए तो प्रॉफिट हुआ ना, तो लायबिलिटी कम हो गया, तो लायबिलिटी कम हो गया मतलब जो क्रेडिट होता है वो डेबिट हो गया। हो गया, समझ में आया। और लास्ट में जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है असेट साइड में, उसको आप राइट ऑफ करो कैपिटल रिडक्शन के सामने, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5, राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस intangible assets एक्सेट्रा। फिर जो भी तुम प्रॉफिट एंड लॉस, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, अंडर राइटिंग, कमीशन, डिस्काउंट, जो भी तुमको दिखा तुम राइट ऑफ करो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, ये असेट वाला प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इंटेंजिबल एसेट में ना नाम लिखता हूं, टू गुडविल अकाउंट, टू पेटेंट, एक्सेट्रा। एंड लास्ट, अगर कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन, मतलब कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस है टू कैपिटल रिजर्व, लास्ट में ना कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है ना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, याद रखना लास्ट में कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करने का। समझ में आया। तो उसके लिए क्या एंट्री पास करने का, आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस किसमें ट्रांसफर करने का, कैपिटल रिजर्व, मतलब टेम्पररी अकाउंट लास्ट में क्लोज होना चाहिए। हो गया। एक और एक कंसेप्ट बचता है शेयर सरेंडर, वो कंसेप्ट आने तो तब भी डिस्कस करते हैं, बहुत रेयर कंसेप्ट है, उसके ऊपर एक सम्स है अपने पास, वो करेंगे हम, बट वो लेटर ऑन करेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा थियरी बेटा खत्म हो गया है। ठीक है, और इस तरह जो सेव मी लिमिटेड है, जो प्रॉफिट मेकिंग, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, अब वो सरवाइव कर लेगा। मतलब यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब आपको हर बार ये कंसेप्ट का यूज करना है। तो आपको ये जर्नल एंट्री याद रखना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा आपको जर्नल एंट्री याद रखना है। कुछ नहीं कर सकते बेटा, अपने को जर्नल एंट्री एज इट इज याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं। और खास करके फिर से ये वीडियो सुनना, फिर से ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बाय बेटा।